गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत प्यारे होंगे। और फिर यहाँ पे मुलाकात हो रही बहुत दिन बाद, 2 दिन बाद यार ही आए हैं, बहुत दिन बाद नहीं आए हैं। अब धमाकेदार बैक टू बैक क्लासेस देंगे, आप चिंता मत करिए। सभी क्लासेस एकदम, हमारी टीम एकदम रेडी हो चुकी है, समझ लीजिए। मतलब आप पे काम हो रहा था, मैं भी एग्जाम देकर आया था। सुबह ही गया था अपने स्टूडियो पे, और उनका जितना भी सेटअप था भाई कंप्लीट कराया। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री का तगड़ा वाला पेपर तैयार करा रहे हैं विद इन। जैसे हमारा ये बायोलॉजी खत्म होगा क्लास, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री आना शुरू हो जाएगा। बायोलॉजी के साथ साथ आपका इंग्लिश पूरा निपटवा देंगे सर से, टेंशन ना लो, ठीक ना। क्योंकि मैं आ गया हूँ भाई, करेजा लोग एकदम आ गए हैं। अतुल भैया कैसे हैं? रंजीत, अनूप, नीलेश, शिबू। अच्छा नीलेश भैया भी हैं, वाह। लव यू टू यार गौर। गुरु जी आ गए हैं, मिस्टर सलमान। और तनु भैया, दीपेश है। ठंड लग रही है गुरु जी, बिल्कुल ठंड लग रही है। पहली बात हमारा ये स्वरूप देख रहे होंगे। एक्चुअली में यूट्यूब होता ना तो ये ना पहनते, तो हम ब्लैक ही पहनते, क्योंकि ब्लैक पहने हैं इसके अंदर, देख लीजिए यहाँ पे पहने हैं। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, आप पहने हैं। हमने कहा भाई एप्लीकेशन में है तो एक अलग ही वहां ब्रांड बनी हुई है अपने। हाँ गुरुदेव, फिजिक्स का चलेगा, चलेगा करेगा, टेंशन ना लो, सब चलेगा, मैं हूं ना। सब चला। नमस्ते यार, लालू आ जाए भैया, लालू अपना आया है भैया, आया है लालू। अरे भैया बिल्कुल। अरे लव यू टू यार अनु, रजनीश, अतुल बाबू, मनदीप, मुनेश, बेबी, कुमार। हाँ? भैया लड़का और लड़की यार। दुर्गा, प्रसाद भैया है, सत्यम है, राम धनी भैया भैया। अभी का नहीं भैया, राम दयाल नाम है गुरुदेव, राम धनी कहाँ से बोलते हैं? हाँ, मयंक, अनुराग, प्रशांत, बिल्कुल मुनेश, ओमवीर, प्रियांशु। हाँ, रामदयाल और चांदनी। चांदनी भी आ जाएंगे क्या यहाँ पे? शिवम, नवदीप, और कौन भैया यहाँ पे? हाँ, दीपिका, शिवानी, वैशाली, विशाल, अजीत। बहुत सारे यहाँ पे स्टूडेंट हमारे प्यारे प्यारे, बहुत प्यारे प्यारे आप लोग हैं। आपका चेहरा देख के एकदम मजा आता है, लेकिन गुरुदेव हमें तो आप देखे ही नहीं। देखिए, यही तो कहते हैं ना सर, जिसको नहीं देखे ना सर उसको शिद्दत से चाह जाता है। और जब जो चीज सर देख लिया जाता है, देख लिया, कोई इशू नहीं है कि नहीं। जब तक उनसे ना मिलो तभी तक सर प्यार होता है, उसके बाद खत्म हो जाता ही नहीं। गुरुदेव कौन है वो कौन है ऐसा? भाई साहब तगड़े एकदम लाइव बच्चे आज जुड़े हुए हैं। एडमिशन तो मैं आपको बता दूं, एडमिशन समझ लीजिए कि 1K के पार है इसमें। 1K के पार समझ लीजिए एडमिशन है। मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा, डाटा एग्जैक्ट डाटा नहीं बता सकते, ठीक है ना। 1K के पार एडमिशन है। सोचिए कितने बच्चे यहाँ पे लाइव हैं। कसम से हम झूठ नहीं बोल रहे, 1K के पार इसमें एडमिशन है महाभारत बैच में। सोचिए विद इन 15 डेज में, विद इन 15 डेज में इसमें है। और आप सभी ने जो इतना प्यार और दिखाया ना, कसम से टेंशन ना लो यार, पूरे बोर्ड तक तैयारी करवाएंगे। महाभारत बैच की ये खास बात है, आप पेपर के 2 दिन पहले ज्वाइन हो जाओ। और वो सिलेक्टेड वाले जो पेपर नहीं हल्के में मत लो। हल्के में ले रहे हो तो मतलब समझ लीजिए कि अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हो। तगड़े वाले सर डिजाइन करके दे रहे हैं, ठीक है, पीडीएफ उडीएफ। सिविक्स का आएगा। हम फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, जितने आल्ट वाले बच्चे जुड़े होंगे, क्योंकि आल्ट वाले लिए हैं तो वो इंतजार करेंगे, मेरे भरोसे पे लिए हैं। पूरे यूट्यूब पे आल्ट का कोई नहीं पढ़ाता, यस के स्टडी ने लॉन्च किया फर्स्ट टाइम। तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 2024 के जितने आल्ट के पेपर हैं मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, आप चिंता ना करो, सॉल्व करा दूंगा। और बाकी आपने आल्ट के लिए ही होगी ना किताब उताब, उससे देख लेना, हो जाएगा काम, परेशान ना हो। कम से कम आपको पैटर्न, क्योंकि देखिए कहीं पे आपको आल्ट का पेपर ऊपर नहीं मिलता। बट ये सीएम आपसे प्रॉमिस कर रहा है, कैसे भी करके कितना भी मेहनत करें करवा देंगे। आप टाइम दीजिए सर। डेट डेट हमारी मैक्सिमम डेट सर 20 जनवरी तक रहेगी। 20 जनवरी तक कोशिश करें सर, फिजिक्स केमिस्ट्री निपटा दें। फिजिक्स केमिस्ट्री सर निपटा दें ना, 20 जनवरी तक निपटा दें। और आल्ट वालों का भी निपटा देंगे, ताकि आपको टाइम मिल जाएगा। वैसे तो हम 30 जनवरी लेके चले थे, 30 जनवरी तक हम आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भी निपटा देंगे। बट हमारा कोशिश रहेगा 20 जनवरी तक, वो रेयर केस में 30 जनवरी जाएगा। नहीं तो 20 जनवरी तक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी इंग्लिश तो साथ ही निपटा देंगे। और आल्ट वालों को भाई साहब 20 20 जनवरी खत्म, धुआं धुआं। 20 जनवरी के यार 10 15 जनवरी लेके चलो, खत्म कर देंगे। ये सीओन जब उतरता है ना सर, आग की तरह एकदम उतरेंगे, एकदम तोड़ देंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों से प्रार्थना है कि भाई साहब आपके लिए बहुत मेहनत, हमारी कंटेंट टीम, उनको पैसा देना पड़ता है यार, कसम से नहीं, पैसा वैसा नहीं लेते। फिर हम 100 रुपए में सर लाइव पढ़ा रहे हैं, आके पीडीएफ दे दे रहे हैं। किताब तो सर 150 रुपए की मिलती है, क्वेश्चन बैंक मिलती है ना, आप ही सब सही बताइए। तो आप अपने भाई से, आपके आपके बंधु जो होंगे, बगल के पड़ोसी वड़ोसी आपके दोस्त होंगे, उनके साथ प्लीज यार, अगर आप लोग एक एक बच्चे भी सपोर्ट करेंगे ना तो सही रहेगा। कसम से सच बता रहे हैं सर, बहुत पैसा गिनना पड़ता है, बहुत पैसा गिनते हैं। वो घंटे के हिसाब से पैसा गिनवाते हैं। 1 घंटे बैठेंगे, 700 रुपए, 800 रुपए, 1 1 हजार रुपए सर घंटे से गिनवाते हैं।
सोचिए एक पेपर तैयार करने में 10-10 घंटे लगा देते हैं, तो सोच लीजिए सर कितना उनका पैसा, 10 घंटे लगाए 6,000 सर उनका बन जाता है। तो यार लेकिन अब आपसे प्रॉमिस किया तो आपको देना पड़ता है ना, तो इसलिए कह रहे सर थोड़ा सा गर्दा उड़ा देंगे रंजीत, खत्म कर देंगे। अच्छा अच्छा है कि नहीं? हाँ, भरोसा रखो, लेकिन मैं जितने बच्चे यहाँ पे लाइव हैं, भाई साहब 1,000 के ऊपर सर यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं, समझ लीजिए शिवानी जी, जितने बच्चे लाइव हैं, मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री विशेष तौर पर जो आपको वीडियो दिया गया है, कसम से भाई उसको पढ़ लेना, उसको जरूर पढ़ लेना। टाइम निकालो चाहे जो करो, हमें नहीं सुनना। वीडियो उसको खोलो, डेली एक दो निपटाओ, डेली एक निपटाओ, एक बार तो डेली निपटाओ, कसम से एक चैप्टर निपटाओ। मतलब देखिएगा, जैसे मान लीजिए फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आपको मैंने दिया है, इसमें 1 शॉर्ट वीडियो आपको मिला है ना, 1 शॉर्ट वीडियो मिला है ना। फिजिक्स का 110 नोट्स, केमिस्ट्री का हम न्यू वर्जन वाला अपडेट करवा दे रहे हैं, न्यू अपडेट करवा दें केमिस्ट्री का, न्यू जो वीडियो के अंदर है उसमें भैया 12 घंटे में फिजिक्स, 12 घंटे केमिस्ट्री है, मतलब 1 घंटे डेली लेक्चर लोगे तो एक दिन में एक चैप्टर खत्म होगा। कुछ मत करो, मोबाइल खोल लो, भले ही सो जाओ पढ़ते पढ़ते, लेकिन वो मोबाइल एकदम दिमाग में घुसा रहना चाहिए। उनसे चैट बात बंद कर दीजिए अभी के लिए, ठीक है ना। बता दीजिए मुलाकात होगी, बाद में होगी। हमारा नाम मत बताइए कि पता लगा गुरुदेव आए कि अगर आप लगे कमेंट बॉक्स में कि वही यही गुरु जी हुआ है जेकर वजह से सब कुछ हुआ है, नहीं तो होता है ही नहीं। अरे सौरभ बेटा चलेगा यार, भैया टेंशन ना लो। श्वेता, हाँ हाँ हाँ, खत्म हो ही जाए यार श्वेता, टेंशन ना लो मिश्रा जी, खत्म हो जाए। चौचक खत्म करवाए दे, भरोसा रख। अरे डेट मोहम्मद रहेगा, बोर्ड तक रहेगा, 6 महीने तक रहेगा, 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, ठीक ना। अरे नहीं भाई दीपेश यार, आप लोगों का प्यार है यार, हम क्या सुपरस्टार है, सुपरस्टार तो आपके माँ बाप हैं, जो सर आपको 104 रुपए दिए और जो आपने मुझे दिया, सुल करा देंगे, भना भन पढ़ेंगे, टेंशन ना लो। और रटते चले जाना, भी फालतू वाला दिमाग मत खराब करना, ठीक है ना। उनके उनके चक्कर मत पड़ना, बस पढ़ाई फोकस करो। चलिए सर हमारे साथ रटिए। यहाँ पे देखिएगा, द्विनिषेचन का तात्पर्य है, ये पेपर में परिभाषा भी आता है, आप निकाल लीजिए पुष्पिपादों में लेंगे ना, और साथ ही साथ सर आपका आता है ऑब्जेक्टिव। तो द्विनिषेचन का मतलब होता है एक नर युग्मक का अंडकोशिका से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन ही क्या कहलाता है, द्विनिषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विनिषेचन कहलाता है। अच्छा आपको भरोसा नहीं होगा ना, मैं भाई अभी देखिए बैग पैक करके, ये देखिए, ये अभी मैं भाई सुबह ही आया हूँ ट्रेन पकड़ के, एकदम वंदे भारत से। हाँ, ऐसे ही यहाँ पे रखा हुआ है, सारा सामान बिखरा हुआ है, सच बता रहे। फिर मुझे जाना पड़ा तुरंत आपके लिए, जहाँ पेपर बनवा रहे हैं वहां कंटेंट टीम के पास जाना पड़ा, मतलब भागते दौड़ते एकदम थक चुके हैं। आपको पढ़ा के सीधा सो जाएंगे, आज मैं अपना खुद का पढ़ाई करने वाला नहीं हूँ, फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। मैं सो जाऊंगा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैं तुरंत आया, और फिर यार जाड़ा तो लगती है ना यार, क्योंकि भाई इतनी दूर से आओ, तो इसीलिए जैकेट वैकेट पहन लूंगा भाई, पहन ले, जाड़ा वाड़ा लग जाएगी। अब आपको क्लास भी तो देना है, बहुत दिन तक ऑफ था, बट अब एकदम रेगुलरिटी के साथ डेली आपको कोशिश करेंगे बहुत तेजी के साथ कंप्लीट कोर्स कराने की। और याद रखिएगा सभी को ज्वाइन भी कराना ना। द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या होता है भैया, बगल हो जाओ यार, इसको कर देते। द्विनिषेचन का तात्पर्य क्या होता है, एक नर युग्मक कांड को इसका से दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन। रटो, हर चीज रटो। अब टाइम नहीं है सर, अब टाइम है रटने का। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा हो तसन नाभिका, बीजांड आए शब्द तो नाभिका, बीजांड आए तो शब्द नाभिका। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है नाभिका, नाभिका को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइलम, पेपर भी देता है कभी कभी। उसके बाद है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है भैया सब में, जेनेटिक इंजीनियरिंग आ जाए सब में मार दो, ठोक दो, ठोक दो। कृषि में भी होगा, चिकित्सा में भी होगा, वैक्सीन में भी होता। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग सभी में होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है, पहले ध्यान दीजिएगा। इंजीनियरिंग, जैसे मैं इंजीनियर भी हूँ, मैं बायोलॉजी भी पढ़ा हूँ, मैं पढ़ा हूँ, सच में पढ़ा हूँ, ठीक ना। तो इंजीनियरिंग मतलब होता है क्या, खोज करना चीजों का, बनाते रहना अच्छी तरीके से। जेनेटिक मतलब जीन का, जैसे मान लीजिए आपके मम्मी पापा के गुण हैं, हम कैसे जानेंगे कि फलाना एक बेटवा है, भैया आपके अंदर कोई ना कोई अपने मम्मी पापा का तो गुण होगा ना, दिखाई तो दे रहा होगा, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, ठीक ना। वही क्या है, जेनेटिक, मतलब जिन का किसी अन्य जीव में डालना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। टीबी के टीके का नाम क्या है, बीसीजी, बीसीजी। टीबी के टीके का नाम क्या है, बीसीजी। क्या है, बीसीजी, ध्यान देना, टीबी टीके का नाम क्या है, बीसीजी है। काम खत्म हुआ, ठीक। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, पुष्प में दल का क्या कार्य होता है भैया, पुष्प में
दल का क्या कार्य होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जो कान है इनका क्या कार्य होता है? गुरुदेव सुनने में। तो पुष्प में दल का कार्य होता है। दल मतलब जानते हो क्या होता है ना? गुलाब, गुलाब का फूल गुरुदेव। उनको आकर्षित करने के लिए किनके किनको भैया, जो परागकण की प्रक्रिया है पूरी करने के लिए कौन कार्य करता है? पराग करता है। जैसे कि तितली और अन्य कीटों को आकर्षित करने के लिए दल का कार्य होता है। अर्थात पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। इसके 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग और जायांग होते हैं। दलपुंज का कार्य कीटों को आकर्षित करके परागण की क्रिया में भाग लेना होता है। क्या होता है? भाग लेना होता है। वृषण के 2 कार्य लिखिए। वृषण के 2 कार्य लिखिए। वृषण वाला टॉपिक आता है पेपर में, ध्यान देना। वृषण के 2 कार्य लिखिए। वृषण के सब 2 कार्य क्या क्या है? वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणु का उत्पादन और भंडारण करना होता है। ध्यान देना, वृषण का 2 कार्य, वृषण का मुख्य कार्य क्या होता है? शुक्राणुओं का उत्पादन करना, बनाना और भंडारण करना, मतलब रख रखाव करना। ठीक। नर लिंग हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करना। नर लिंग हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन का श्रावण करना किसका कार्य होता है? सर वृषण का कार्य होता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेस्टिस। आईयूडी का पूरा नाम इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। आईयूडी का पूरा नाम इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। गुरुदेव यूटेरिन तो समझ में आया, इंट्रा समझ में आया, डिवाइस समझ में आया, हिंदी क्या होता है? अंतःगर्भाशय युक्ति। अंतःगर्भाशय युक्ति। मान लीजिए अगर आपको इसको याद करना है तो याद कर लीजिए, इंट्रा यूटेरिन, यूटेरिन, यूटेरिन डिवाइस, 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 डिवाइस। ठीक है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। उसके बाद अगला यहाँ पे डाउन सिंड्रोम क्या है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिएगा डाउन सिंड्रोम क्या क्या होता है। जैसे कि माथा चौड़ा हो जाना, यही जो होता है ना दब जाएगा, ठीक ना, अखियां बड़ी बड़ी हो जाएगी, वो क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम जो देखेंगे, मनुष्य में कुल 23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं मेरे साथ याद करिए आंख बंद करके। मनुष्य में कुल कितने जोड़े गुणसूत्र? 23 जोड़े। कितने गुणसूत्र? 23 जोड़े। 1 से लेकर 22 जोड़े गुणसूत्र लिंग अलिंग गुणसूत्र। 1 से लेकर 22 जोड़े गुणसूत्र अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र। लास्ट का 23वां जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र। अलिंग और लिंग 1 से लेकर 22 अलिंग, अंतिम का 23वां लिंग। अलिंग को क्या बोलते हैं? दैहिक। दैहिक मतलब देह बनाता है। लड़की लड़कों में आप देखेंगे सब कुछ सेम पाया जाएगा। आंख मेरे में भी है, लड़की में भी आंख होगी, हाथ, पैर, नाक, मुंह, त्वचा, बाल, सब कुछ है ना, लड़के में भी लड़की में भी। लेकिन सर अंतिम का 23वां जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र बदलाव करता है। किसका? लड़के में और लड़की में। ध्यान देना। तो यहां पर देखिएगा डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र के 21वीं जोड़ी में, 21वीं जोड़ी मतलब कि यह कौन सा गुणसूत्र? अलिंग। क्योंकि 1 से लेकर 22 अर्थात टोटल 44 कैसे होते हैं? अलिंग। तो ये कौन कैसा है? अलिंग है। कैसा है? अलिंग। मतलब दैहिक गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण ये 21वीं जो होता है जोड़ी, उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाएगा, तो टोटल 23 गुना 46 होते हैं। एक और बढ़ गया, कितना? 47 के कारण होता है। इसी कारण इसे टाइसोमी कहते हैं। टाइसोमी मतलब एक गुणसूत्र जब वृद्धि हो जा रही है तो 2 हैं, 21वीं में 2 हैं, एक और बढ़ गया यानी 3 हो गया। अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण डाउन सिंड्रोम से प्रभावित मनुष्यों का चेहरा मंगोलों जैसा, मंगोल देश होता है वहां के जो लोगों का चेहरा होता है, माथा चौड़ा, जीभ मोटी, आंखें तिरछी एकदम नसीली होती है सर, मंद बुद्धि आदि लक्षण दिखते हैं। आदि लक्षण दिखते हैं। अभी मेरा नेट स्लो चल रहा है, अखिलेश आके मेरा वाईफाई ले लो बेटा, और क्या बोले, नहीं पड़ोसी जाके मांग लो। हाँ, जियो का एयर फाइबर ले लो भैया। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर लिखिए, पेपर में आया हुआ है, इस बार भी आया था, पिछले बार भी आया है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर लिखना है, तो भैया लिख दो। एक तरफ डालेंगे प्रोकैरियोटिक डीएनए, फिर डालेंगे यूकैरियोटिक डीएनए। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, पेपर में खूब बनता है। आरएनए और डीएनए में अंतर, ये आपका केमिस्ट्री में जैव अणु से बनेगा, बायोलॉजी में तो बनेगा ही। आरएनए का पूरा नाम, डीएनए का पूरा नाम, ध्यान देना, डीएनए का पूरा नाम लिख के डी काट देना, आरएनए का पूरा नाम आ जाएगा।
क्या होता है डीएनए का पूरा नाम? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मेरे साथ, न्यूक्लिक एसिड करेजा होता है। समझ में आया क्या? डी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम याद करना है, ये याद कर लो, राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए में राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डी जुड़ा है तो डीऑक्सी जुड़ जाएगा, डीएनए हो जाएगा। डीऑक्सी हटा देंगे, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए हो जाएगा। याद रखना, पूरा नाम आता है पेपर में। प्रोकैरियोटिक डीएनए क्या होते हैं? डीएनए एकल सूत्र के रूप में होता है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। रहित का मतलब इसमें नहीं होता है, यानी कि प्रोकैरियोटिक डीएनए में डीएनए एकल सूत्र के रूप में होता है। एकल सूत्र मतलब एक संरचना होता है, केवल एक नाग रहेगा। इसमें नाग के साथ एक नागिन भी हुई, समझा ना? दो नागिन कुल मिला के समझ के चलिए। तो यूकैरियोटिक डीएनए में क्या हो जाएगा? डीएनए पूर्ण विकसित एवं, देखिए, दोहरा सूत्री के रूप में होता है। दुई नाग आपस में लिपटे रहेंगे, कहेंगे भैया ये हमारा ही है पूरा ओहदा। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन जुड़ा होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। आपके घर में ऐसी नहीं है, पड़ोसी के घर में ऐसी है। आपके घर में क्या है गुरुदेव? क्या है गुरुदेव? हाँ, एक सूत्र वाला गुरुदेव है, तो पड़ोसी घर में दुई सूत्र वाला है। क्या है? बाकी तो आप जानते हैं, समझदार हैं, ठीक? समझ में आ गया? इसमें डीएनए अविकसित होता है, इसमें डीएनए विकसित होता है। मतलब गुरु समझिए कि पड़ोसी के घर में जो हमारा अंगूर का पेड़ है, वो उसमें केवल एक शाखा निकली हुई है, और वो क्या है? अविकसित है। लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है, हमारे घर में है गुरुदेव, हमारे घर में जो पेड़ लगा हुआ है, किसका गुरुदेव? अंगूर का। उसमें दो ठो हैं, और दोनों एक दूसरे से लिपट के ऊपर की ओर चढ़े हैं, जो कि विकसित है, यानी कि उसमें फल भी लगता है। दैट्स ऑल मैटर, ठीक? समझ के पढ़िए, काम खत्म। अगला यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक? प्रश्न क्या बेटा? डेटा बुक पर टिप्पणी लिखिए। सर डेटा बुक होता क्या है? डेटा बुक होता क्या, मैं आपसे पूछूं? डायरी होता क्या है गुरुदेव? उनकी यादों को लिखने के लिए हम लोग डायरी का प्रयोग करते ना, गलत बात है बेटा। उसमें उनकी यादें नहीं लिखी जाती, बल्कि संकटग्रस्त जातियां कौन कौन सी? जैसे भैया आ, बाज है। बाज कभी देखे हो जिंदगी में अपने? ना देखे होगी, कभी नहीं देखे होगी। देखे हैं? कौवा देखे हैं गुरुदेव, बाज नहीं देखे हैं। कृष्णा कह रहे वीडियो कैसे डाउनलोड करें? अगर वीडियो डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देंगे तो आप लोग लिख कर देंगे ना। हाँ, फिर आपका 101 रुपया कैसे सूल होगा? नहीं सूल होगा। श्वेता कह रहे हैं कि सर जी टाइम चेंज कर दीजिए। श्वेता यार, आपको पता है टाइम नहीं मिलता, कसम से बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। नहीं तो हम कोशिश करते चेंज कर दें, क्योंकि टाइम निकालते हैं आपके लिए। मैं चाहता तो रिकॉर्डर दे देता, ठीक है, बाकी को रिकॉर्ड दे देंगे, लेकिन जो मुझसे हो पाएगा कम से कम उसको तो लाइव पढ़ा दूं। हाँ है कि नहीं? तो रेड डाटा बुक मतलब होता है एक आईयूसीएन होता है। क्या होता है? आईयूसीएन एक संस्था है, जैसे आपके स्कूल द्वारा जारी पुस्तक, जिसमें संकटग्रस्त जातियां, विलुप्त जातियां और दुर्लभ जातियों आदि की सूची जारी की जाती है। रेड डाटा बुक कहलाता है। अच्छा, जातियां कैसे? संकटग्रस्त जातियां, मान लीजिए कि एक है बाघ। अब बाघ के ऊपर आ गया संकट। संकट कैसा? उसको मार मार के लोग खा रहे हैं। विलुप्त जातियां, बाघ अब दिखाई नहीं देता, दिखता है नहीं दिखता, यानी कि वो विलुप्त हो गया है, गायब हो गया है। दुर्लभ जातियां, यानी कि कुछ तोते बहुत गुरुदेव दुर्लभ है, यानी कम ही पाए जाते हैं। एक तोता होता है जो कि रंगीन होता है, आप देखे कभी? नहीं देखे हैं, केवल हम गुरुदेव मोबाइल में देखे हैं। तो वो क्या है? दुर्लभ जातियां। आज की जो सूची होती है, उसको जारी की जाती है कि ये खत्म हो गया है, अभी ये बचा हुआ है, ये खत्म होने वाला है। तो उनकी सूची लिस्ट जारी की जाती है, नंबर बाय नंबर करके। वही क्या कहलाता है? रेड डाटा बुक कहलाता है। बस ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग कैसे फैलता है? रोकथाम के उपाय के सिंपल है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मलेरिया रोग संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। अब इसका वाहक कौन होता है? वाहक कौन फैलाता है?
मादा एनोफिलिज मच्छर, मादा एनोफिलिज मच्छर, मलेरिया रोग का वाहक मादा एनाफिलिज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। रोकथाम गुरुदेव, रोकथाम तो दो ही प्रकार से हो सकता है, सफाई करिए, हाँ, गंदगी किए रहेंगे तो मच्छर तो आएंगे ना। घरों में डीडीटी या फ्लिट छिड़क कर या नेफ्था गंधक से मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए, केमिकल है भैया। आवासीय क्षेत्रों एवं उसके आसपास में पानी को जमा नहीं होना देना चाहिए। आवासीय मतलब जहाँ पे घर और है, तालाब है ना, वहां पे पानी उनी मत होने दो, ठीक ना, काम खत्म। थैंक यू सो मच सावन। थैंक यू सो मच सावन भाई। देखिए सावन कह रहा है बेटा कि सर मैं अपने दोस्त को भी ऐड किया हूँ, मैं भी ऐड हुआ हूँ। भाई धन्यवाद यार, आप लोगों के कैसे गुरुदेव। हेलो सर, आपकी जीएफ का क्या नाम है बेटा? हाँ, उमेश। होते तो भैया हम यहाँ होते, हम भी आपकी तरह लगे होते, पढ़ा नहीं रहे होते 9 बजे रात को। क्या यार, क्या ही बताए अब आपको, हम नहीं बताए, बवाल हो जाएगा। पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्मजीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं? पेय पदार्थ क्या होता है? दारू क्या होता है भैया? दारू। डबल रोटी क्या होता है पता है? जो आप लोग ब्रेड खाते हैं, यही सब किससे बनते हैं? सूक्ष्म जीव से बनते हैं। बट बनते कैसे हैं उसको देखिएगा। पेय पदार्थ बनाने में कार्बोहाइड्रेट का ईस्ट द्वारा किण्वन करके एथिल एल्कोहल बनता है। एथिल एल्कोहल मतलब शराब बनता है। पेय पदार्थ मतलब पीने वाला, बेवरेज भी इसको बोलते हैं। में कार्बोहाइड्रेट का ईस्ट द्वारा किण्वन करके एथिल एल्कोहल बनता है। सैक रोमाइसीज की विभिन्न प्रजातियां बियर तथा वाइन पेय पदार्थ बनाने में सहायता करती हैं। सैक सैक रोमाइसीज, सैक रोमाइसीज सर है क्या? यह एक सूक्ष्म जीव होता है। क्या होता है? सूक्ष्म जीव होता है। यह सूक्ष्म जीव की एक ऐसी प्रजाति होती है जिनके द्वारा बियर और वाइन पेय पदार्थ बनता है। अगला है सर, यहाँ पे क्या है? डबल रोटी। डबल रोटी का मतलब समझ में आ रहा है क्या है ना? ब्रेड। क्या है? ब्रेड। डबल रोटी बनाने के लिए जो गूथे हुए आटा प्रयुक्त होता है, गूथा हुआ आटा मतलब मैदा, इसमें ईस्ट डालते हैं। ईस्ट मतलब सूक्ष्मजीव डालते हैं, उसको सड़ाते हैं। जब यह शोषण करता है, सांस लेता है, तो हीरावण की तरफ फूल जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो गूथे हुए आटो को समृद्ध बनाती है, जिससे डबल रोटी बनती है। डबल रोटी बनाने के लिए मुख्यतः सैकेरोमाइसीज सेरोवेसी का उपयोग किया जाता है। इसमें कौन सा सूक्ष्मजीव प्रयोग किया जाता है? सैकरोमाइसीज सेरोवेसी, और इसमें सैकरोमाइसीज का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? बहुत सिंपल है। आटा लो, ईस्ट डालो। ईस्ट कौन सा ईस्ट? ये सैकरोमाइसीज को डाल दिया। अब गुरुदेव वो सांस लिया, कार्बन डाइऑक्साइड आया और क्या हो गया? फूल गया। फूल गया ना, तो क्या बन गई? डबल रोटी बन गई। जो आप लोग ब्रेड खाते हैं वो क्या होता है भैया? वो होता है गुरुदेव CO2। क्या होता है? CO2। इसीलिए मनाही किया जाता है फास्ट फूड से, लेकिन नहीं, हमें तो गुरुदेव मजा आता है खाने में। भैया बहुत जल्दी नहीं पड़ी जाओ भैया, ये ऐसी करबो तो, इसीलिए भैया कम खाओ और हरी भोजन वोजन ज्यादा खाया करो ना। हाँ, आवाज नहीं जा रही क्या भैया? हम्म, श्वेता नहीं तो सर हम, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, अच्छा। श्वेता कुछ बोल रही हैं क्या? खालिद भाई बोलो यार, क्या दे रहे हैं? सूक्ष्मजीव क्या होता है एक बार अच्छे से बता दीजिए रोहित बेटा। सूक्ष्मजीव का मतलब ये होता है जो कि चीजों को सड़ाते हैं। अब सूक्ष्मजीव तो हम देखे तो है नहीं कि देखे हो, नहीं देखे हो ना, हम आपको बता रहे हैं कैसे देखना है। आप कुछ मत करो, रोटी घर से आज मम्मी से ले लो, जाके ले लेना। लेने के बाद ले लेना खुरिया, कटोरा, अल्लाह ही जाएगी उसमें रख देना और डाल देना ऊपर पेपर, और उसको 5 दिन तक अपने बेड के नीचे से मत निकालना। 6 दिन निकालोगे तो एक ब्लैक परत जमी रहेगी। वही का है, वही का है, सूक्ष्म जीव है। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? अच्छा ठीक है, दे देंगे। ठीक 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 बेटा, दे देंगे।
सेंट की बुक का। अरे ऑनलाइन ही तो कोचिंग चल रही बेटा, और क्या चल रहा है? अरे अनसाल अनसाल ना करो यार, सही है यार, बेफालतू में आप परेशान होते हो। इतना पढ़ रहे हो नहीं हो पा रहा है, मार बहुत देखो, पढ़ो तो नहीं जितने में काम हो जाए, ठीक है ना, बहुत ज्यादा परेशान ना हो। पुनर्योगज डीएनए क्या है, इसका उपयोग बताना है, तो लिखते हैं यहाँ पे। पुनर्योगज डीएनए की उपयोगिता निम्नलिखित है। सबसे पहला पुनर्योगज डीएनए की तकनीकी क्या क्या यहाँ पे किया जाता है? वातावरणीय असंतुलन जैसे ठंडा, सूखा, ताप, मिट्टी में लवण की अधिकता के प्रति अनुकूलता प्रदर्शित करने वाले पौधे का निर्माण करने में हम लोग पुनर्योगज डीएनए का उपयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि जैसे गोल्डन राइस का विकास, जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। मृदा उर्वरता की क्षीण होने से बचाने, मतलब कि जो मृदा की उर्वरता है वो खत्म ना होने पाए, उसको बचाने हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और पौधे द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास करने में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न है, ध्यान देना। क्या है यहाँ पे? बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। सर बीटी कपास होता है क्या? ध्यान देना। किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया भी था। बीटी का पूरा नाम क्या होता है? बैसिलस थुरियनजेंसिस। बीटी का पूरा नाम क्या होता है? हमारे साथ याद रखिए, बैसिलस थुरियनजेंसिस। हाँ गुरुदेव, थुरिनजेंसिस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है बैसिलस थुरिनजिएंसिस या थोरिनजेंसिस बोलते हैं, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे? बीटी एक प्रकार का जीवविष है जिसमें बैसिलस थुरियनजेंसिस से निर्मित किया जाता है। बीटी जीवाणु के जीन को क्लोनीकृत करके इसे पौधे में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बीटी जीवाणु के जीन को क्लोनीकृत करके, मतलब दो रूप उसके बना के, एक को वहीं पे छोड़ देंगे, दूसरे को ले जाकर पौधे में क्या कर देते हैं? डाल देते हैं सिरिंज से, जिससे पौधे में पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता क्षमता उत्पन्न हो जाती है। उसे क्या कहते हैं? बीटी कपास कहते हैं। समझे ना? अच्छा सर, ये जीव विष बोला जा रहा है, मतलब यह एक ऐसा विषय है जो कि पौधों को जीव से रक्षा करता है। यानी कुछ पौधे होते हैं उसमें देखते होंगे कुछ कीट लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, जिसके बाद वो पौधा क्या होता है? खराब हो जाता है। तो उससे बचने के लिए ये सब प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न लो भैया। अगला क्या है करेजा? एक आवृतबीजी पौधे का प्रारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। ई रहा भैया बीजांड, ई का रहा बीजांड, ई देख ले, ई रहा बीजांड। ठीक, बनाए है चित्र, ई याद कर ले। कब आइया? बीजांड बीजांडसर पर एक वृंत तंतु द्वारा जुड़े रहते हैं। इस तंतु को बीजांड वृंत कहा जाता है। बीजांड वृंत से जुड़ने वाले स्थान को फाइलम कहा जाता है। देखिए यहाँ पे, ई देखो भैया, ई जहां जुड़ा रहता है इसको क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। ठीक, बीजांड के आधार को निभाग कहा जाता है। बीजांड का जो आधार होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निभाग बोलते हैं। ई वाला, ई सीधा कह दू, यहां से अध्यावरण निकलते हैं और बीजांड का मृदु तक कोशिकाओं से बना होता है। बीजांड का अध्यावरण आवरण द्वारा घिरा होता है, जिसे बीजांड द्वार कहा जाता है। और इसी के द्वारा पराग नलिका बीजांड में क्या करती है? प्रवेश करती है। बाकी फिगर से देख के याद कर लेना, हो जाएगा काम। ठीक, अगला यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे? ध्यान देना। पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रियाविधि समझाइए। इंपॉर्टेंट है, मैंने मनुष्यों में लिंग निर्धारण आपको समझा दिया था। आज हम लोग पक्षियों और मधुमक्खियों को देखेंगे। हेडिंग डालिए, पक्षियों में लिंग निर्धारण। पक्षियों तथा कुछ मछलियों में मादा विषम युग्मजी, क्या यहाँ पे? डब्लू जेड, तथा नर समयुग्मजी जेड जेड। ध्यान देना, पक्षी तथा कुछ मछलियों में, पक्षी तथा कुछ मछलियों में मादा कैसी होती हैं? विषम युग्मजी, डब्लू जेड। कैसी होती हैं? विषम, मतलब अलग अलग, डब्लू और जेड। जो नर होते हैं, लड़के होते हैं, जेड जेड। ठीक, यानी पक्षियां, यार पक्षियां तो यार महिला हो गया पुरुष हो गया, मुझे खुद ही नहीं समझ आ रहा है, गुणसूत्र वाले होते हैं। पक्षियों में लिंग निर्धारण की अवधि एक्स वाई निर्धारण के समान होती है। एक्स वाई मतलब जैसे लड़के और लड़की में होता है ना, वैसे पक्षियों में भी लिंग का निर्धारण होता है। मादा में दो प्रकार के अंडाणु बनते हैं एवं संतान का लिंग निर्धारण मादा के अंडाणु पर आधारित होता है, क्योंकि मादा कैसी है? विषम युग्मजी। और
नर कैसा है? समयुग्मजी। जेड जेड है यानी जेड जेड से कोई मतलब नहीं हुआ। अगर डब्लू आया जेड के साथ, जेड के साथ डब्लू आया तो क्या बनेगा? विषम युग्मजी। अगर जेड जेड है तो समयुग्मजी। डब्लू आया तो यानी मादा, जेड जेड आया यानी कि नर। तो पक्षी कैसा होगा? नर। कब होगा? जब जेड जेड आएगा। जब डब्ल्यू जेड आएगा तो क्या होगा सर? मादा होगी। सर समझिएगा इसको समझिएगा। देखिएगा, ये पक्षी क्या है? पक्षी, ठीक। एक नर, दूसरी तरफ भैया मादा। क्या है? मादा। नर क्या है? जेड जेड। मादा क्या है? डब्ल्यू जेड। किसी का भी जब निषेचन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? अर्ध जेड जेड, डब्ल्यू और जेड। इसको चाहे ऊपर रख दो चाहे नीचे रख दो, हम नीचे रख दे रहे हैं, नहीं तो पता लगा कंफ्यूज हो गए आप लोग कि गुरुदेव समझ में नहीं आया। जेड और जेड, जब ये जेड इस डब्ल्यू से बनेगा तो क्या बनाएगा? डब्ल्यू जेड बनाएगा। जब ये जेड इससे बनेगा तो जेड डब्ल्यू बनाएगा। जब ये जेड इस जेड से बनेगा तो जेड जेड बनाएगा। एक और बचा, जब ये जेड इससे मिलेगा तो क्या बनाएगा? जेड जेड। जब जेड डब्ल्यू बना तो क्या मिला? या डब्ल्यू जेड, चाहे डब्ल्यू को पहले लिखो चाहे जेड को पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्फाबेट में डब्ल्यू पहले आता है जेड बाद में आता है, इसीलिए हम लोग डब्ल्यू जेड लिखते हैं। तो ये क्या बनेगा? मादा पक्षी बनेगी। ये क्या बनेगा? नर पक्षी बनेगा। यही क्या है? पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है, ठीक। अब बात कर लेते हैं सर मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। किसमें? मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। पढ़ लो फिर हम समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण मधुप ड्रोन द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम की समुच्चय संख्या पर आधारित है। रानी मधुमक्खी का निर्माण शुक्राणु एवं अंडाणु के निषेचन के फलस्वरूप होता है तथा नर मधुप यानी नर ड्रोन का निर्माण अनिषेचित अंडों से होता है। मादा द्विगुणित होती है जिसमें गुणसूत्र की संख्या 32 होती है। ये इंपॉर्टेंट है। मादा कैसी होती है? द्विगुणित होती हैं, जिनको रानी कहती हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 32। नर अगुणित होते हैं जिसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 16। यहाँ 16 दूना 32, यहाँ 16। आप कहेंगे तो 8 दूनी 16, नहीं भैया, दोनों का मिलान किया जाता है। इस प्रकार लिंग निर्धारण की इस प्रणाली को अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली कहा जाती है। देखिएगा यहाँ बोल रहा है कि इसीलिए इस प्रणाली को अगुणित और द्विगुणित। अगुणित कौन है भैया? नर है गुरुदेव, नर है, नर ड्रोन। नर ड्रोन मतलब यहाँ पे देखिए नर मधु, मतलब जो मधुमक्खी होगा वो नर होगा। और द्विगुणित क्या है यहाँ पे भैया? द्विगुणित कौन है? मादा मधुमक्खी यानी कि रानी। क्या है? रानी। इसीलिए अगुणित और द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली कहा जाता है। नर में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का क्या होता है? निर्माण होता है। चलिए इसको समझ लेते हैं। यहाँ लिखेंगे नर ड्रोन, नर ड्रोन, ठीक। इसमें 16 गुणसूत्र। मादा ड्रोन, मादा यानी बोले तो रानी मधुमक्खी, इसमें कैसे होते हैं सर? 32। ये अगुणित है, ये कैसा? द्विगुणित है। इसमें समसूत्री भाजन होगा। 16 है तो 16 में टूटेगा। इसमें अर्धसूत्री भाजन होगा यानी कि 16, अब फिर क्या बचेगा? 16 मिला। अब ये 16 इस 16 से मिला, कितना बड़ा मिला भैया? इस 16 से मिला, कितना बना? 32। और जब 32 मिला तो क्या बना? हाँ, मादा क्या बनी? रानी। क्या बनी? रानी। एक को बच गया गुरुदेव, तो क्या बन जाएगा? नर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नर बन जाएगा। इतना समझ में आया क्या? इतना समझ में आया क्या? चलेगा मोहम्मद अमान भाई, चलेगा। बायोलॉजी के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री चलेगी। कमेंट करो भाई, समझ में आया क्या? भाई बहुत तेजी के साथ भी चीजों को कवर करना है ना, क्योंकि टाइम नहीं भाई, टाइम नहीं करे जाए इतना, अब टाइम जा चुका है भाई। हाँ देखो यहाँ पे बोल रहा है, रोहित बोल रहा है भाई, रोहित जी बोल रहे हैं ड्रोन क्या होता है? नर ड्रोन, मादा ड्रोन। ड्रोन मतलब मधुमक्खी भैया। मैं परेशान हो जाती हूँ। ये ड्रोन उड़ाने वाला ड्रोन नहीं है, वैसे भी पंख लगा के उड़ते हैं, है कि नहीं? चलिए अनु, महेंद्र पाठक बोले समझ में आया। बाकी ये जो मैं सिखाया हूँ ना, इसको कर लेना, डब्ल्यू जेड वाई वाई।
अनूप कह रहा मजा आ गया सर जी। चलिए बेटा यहाँ पे देखो अगला, प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है? प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है? बहुत प्यारा प्रश्न है, ध्यान देना। गुरुजी, अच्छा अच्छा, अब कोनो दिक्कत है, कहा करे जाइए एक बार और समझ। अनामिका यार थोड़ा टाइम लग जाएगा यार, थोड़ा एक बार इसको ना देख लेना, समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा ये हार्ड नहीं है। जो नेक्स्ट वाला फिर करेंगे उसमें कांटो डाल देंगे। अरे कोई ना, हाँ हाँ हाँ, सत्यम डाल सकते हो, कैसे बना देना, फिगर बनना चाहिए, काम खत्म हुआ। आरएनए, आरएनए का पूरा नाम बेटा क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आ, हाँ, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड। यार अभी तो बताया था ना डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, हाँ सही है। आरएनए का पूरा नाम। कोशिकीय जीवों में अनुवांशिक नहीं होता, ध्यान देना, जो आरएनए होता है या कोशिकीय जीवों में अनुवांशिक नहीं होता। जब कोशिकीय जीव मतलब जिसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, उसमें आरएनए कभी भी अनुवांशिक नहीं होता। अनुवांशिक का मतलब होता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को नहीं ले जाता। यह अनुवांशिक सूचना के वाहक का कार्य करता है। यह मतलब कि वाहक का कार्य करता है, मतलब कि खुद नहीं ले जाएगा, लेकिन हाँ रास्ता प्रदान करेगा। ठीक, यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, अर्थात आरएनए सामान्यतः अनुवांशिक यानी नॉन जेनेटिक होता है, और पादप विषाणुओं तथा कुछ विषाणुओं का आरएनए अनुवांशिक होता है। देखिएगा, सभी में जिसमें कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसमें अनुवांशिक पदार्थ का काम नहीं करता। जब आरएनए नहीं करता तो कौन करता है सर? डीएनए करता है। ठीक, जैसे हम मनुष्यों में कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो हमारे अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, यह डीएनए होता है, यानी माता पिता के लक्षण डीएनए के द्वारा हमारे अंदर आएंगे। कभी सुने कि आरएनए के द्वारा जा रहे हैं? नहीं। लेकिन कुछ विषाणुएं होती हैं जिनमें अनुवांशिक सूचनाएं किसके द्वारा जाती हैं सर जी? आरएनए के द्वारा जाती हैं। तो कुछ पादप विषाणु तथा कुछ प्राणियों में, हाँ, विषाणुओं का आरएनए अनुवांशिक होता है, लेकिन 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 कोशिकीय जीवों जैसे मुझ में, हम लोगों में डीएनए होता है, आरएनए नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर यह प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, मतलब प्रोटीन को क्या करता है? रख रखाव और उसकी देखभाल करता है। ठीक, शिवम बोल रहे हैं कि सर जी सबका कमेंट क्यों नहीं दिख रहा है? भैया नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ ना महाभारत शुरू हो जाता है, लड़ाई कर लेते हैं, जैसा नाम है महाभारत, बस वैसा काम करना शुरू कर देते हैं। अनुवांशिक नॉन जेनेटिक आरएनए के कार्य के आधार पर यह 3 प्रकार के होते हैं। मतलब जो नॉन जेनेटिक होते हैं, यह कार्य के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। राइबोसोम आरएनए, आर आर एन ए, स्थानांतरण आरएनए क्या है यहाँ पे? टी आरएनए, और एक होता है मैसेंजर आरएनए, यहाँ तीसरा वाला लिख लेना एम आरएनए, एम आरएनए। ठीक, बस इसको आप नोट कर लो, नोट कर लीजिए भैया। चलिए, उसके बाद यहाँ पे है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ और नमा के चित्र। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझसे बाद में मत बोलना गुरुदेव नहीं बताए। ये खूब बना लेना, ये खूब बना लेना, ठीक ना, ये पूरा याद कर लेना। मैंने पूरा आपको दिया है यहाँ पे, इसको तैयार कर लेना, पीडीएफ दे देंगे, वहां से देख के बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या है ध्यान दीजिएगा, जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या उपयोग है? जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या उपयोग है? जैव उर्वरक का मतलब होता है कि जब हम लोग बुआई करते हैं तो फसलों में वृद्धि होती, वही क्या होता है? जैव उर्वरक। तो जैविक अवशेषों को सूक्ष्म जीव द्वारा खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसमें पौधे के लिए पोषक तत्व तथा ह्यूमस होते हैं, जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। जैविक उर्वरक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं सर? जैविक उर्वरक कहलाती हैं। कृषि के क्षेत्र में इनका कैसे उपयोग करते हैं? तो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के निर्माण में बहुत उपयोगी होते हैं। जैविक अवशेषों से जैविक खाद के निर्माण में इनका बहुत उपयोग होता है। जैविक अवशेषों से जैविक खाद के निर्माण में इनका बहुत योगदान है। ये पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करके पादपों की वृद्धि एवं मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या बढ़ाने में उत्तरदायी होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, तैयार कर लेना इंपॉर्टेंट वाला, प्लाज्मिक वेक्टर पर टिप्पणी कीजिए। प्लाज्मिक वेक्टर क्या होता है? तैयार कर लेना, लिखेंगे प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में
प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला दोहरा स्टैंड वाला डीएनए अणु है। मतलब जो प्लाज्मिक वेक्टर होता है यह डीएनए ही होता है, बट ये कैसा होता है, ये डबल स्टैंड वाला द्विहेक्सिलिक होता है, जो केंद्रघाव के गुणसूत्रीय डीएनए से बाहर स्थित होता है। इसमें एक द्विगुण प्रारंभन स्तर होता है तथा इनका विभाजन कोशिका विभाजन से अलग स्वतंत्र रूप से होता है। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में एक से लेकर सैकड़ों तक हो सकते हैं। डीएनए अणु जिसमें किसी पोषक कोशिका में गुणन करने की क्षमता होती है तथा जिसमें क्लोन किए जाने वाले विजातीय डीएनए खंड को जोड़ा जा सकता है, वाहक कहलाता है। एक अच्छे वाहक में प्रतिकृति करने की उत्पत्ति स्थल, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन तथा क्लोनिंग स्तर क्या होती है सर, उपस्थित होती है। ठीक, अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या यहाँ पे जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी को उदाहरण द्वारा स्पष्ट करना है। जीन थेरेपी क्या होता है और या जीन चिकित्सा क्या होता है, और उसके बाद यहाँ पे एंजाइम थेरेपी को देखेंगे। तो सबसे पहले जीन थेरेपी देखते हैं। तो जीन की क्रियाशीलता के अध्ययन के बाद अनुवांशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार के लिए गलत अथवा निष्क्रिय जीन का सामान्य जीन के से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस तकनीकी को जीन चिकित्सा कहा जाता है, यानी जीन थेरेपी कहा जाता है। सामान्यतः जीन को व्यक्ति में या भ्रूण में स्थानांतरित किया जाता है। एंजाइम थेरेपी क्या होता है, यह प्रतिरक्षा तंत्र में संलग्न एंजाइम की त्रुटि को ठीक करने के लिए उपयोगी है। इसमें रोगी से अस्थिमज्ज को शल्य चिकित्सा द्वारा विकास कर अनुवांशिक अभियांत्रिकी एडीए युक्त विषाणु से संक्रमित करके स्थानांतरित कोशिकाओं को पुनः रोगी में स्थापित कर दिया जाता है। एंजाइम थेरेपी का प्रयोग डिलीवरी तंत्र में प्रयोग नहीं किया जाता। इसका उदाहरण स्किड है, जिसमें एडीए एंजाइम की क्या होती है, कमी होती है। अगला प्रश्न यहाँ पे, किन्हीं दो कीट भक्षी पौधे का नाम लिखिए, यानी कि ऐसे पौधे जो कीट को मारकर खा जाते हैं और अपने अंदर जो नाइट्रोजन की कमी उसको पूरा करते हैं, उसे क्या कहलाते हैं, कीट भक्षी पौधे कहते हैं। कीट भक्षी पौधे कैसे क्या होते हैं, ध्यान देना। कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़कर अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करते हैं। ये पौधे दलदली भूमि में उगते हैं। इस प्रकार की भूमि में नाइट्रोजन यौगिकों का क्या होता है, अभाव होता है, इसलिए कैसे होते हैं, कीट भक्षी होते हैं। मतलब ये दलदल में उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन नहीं होता, और पौधों को किसकी जरूरत होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये कीट को पकड़ते हैं, खा जाते हैं, जैसे ब्लैडर वर्ड और घटपर्णी। अगला प्रश्न यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लगा लो भैया। जैव विविधता की परिभाषा लिखिए और इसके संरक्षण की दो विधियों का क्या करिए सर, उल्लेख कीजिए। जैव विविधता क्या होती है, हाँ पूरा चित्र बनाना पड़ेगा अर्जुन। अरे बेटा बस रोहित रुक जाओ, खत्म होने वाला, टेंशन ना लो। शिवम बेटा मैथमेटिक्स नहीं है यार, कुछ पेपर हम आपको अपडेट करा देंगे बोर्ड तक, टेंशन ना लो। कम से कम हम आपको इस साल के पेपर अपडेट करा देंगे एप्लीकेशन में, तुम प्रैक्टिस कर लेना ना भाई। भाई बेटा आप कर लेना, ठीक है ना, टेंशन ना लो। कोशिश करेंगे उसे हम करवा देंगे, कुछ सेट आपको हम दे देंगे, बट मैंने मेंशन भी नहीं किया, मुझे झूठ बोलना नहीं आता। जो नहीं दे पाएंगे तो उसको हम क्या ही बोलें कि यार हम आपको मैथ भी देंगे। लेकिन हाँ कम से कम जो आपके अदर सब्जेक्ट है उसको तैयार कर लेना। जैव विविधता क्या होता है, बायोडायवर्सिटी, विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति जो संरचना, आकृति, आकार, स्वभाव, कार्य की आज में भिन्न होते हैं, सम्मिलन रूप से एक स्वस्थ पर्यावरण में मुख्यतः योगदान देते हैं, जैव विविधता कहलाते हैं। जैव विविधता संरक्षण की विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं सर, दो विधियां हैं। सबसे पहली विधि है स्वस्थानीय संरक्षण विधि, दूसरा है उत्स्थानीय संरक्षण विधि। स्वस्थानीय संरक्षण विधि क्या है, जहां पे है वहीं पे उनको संरक्षित कर दिया जाए। वो स्थानीय मतलब जहां से है उनको उठाकर घर पे ले आके उनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। तो स्वस्थानीय मतलब इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है, और ऐसे क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्र 550 घोषित किए, मतलब कुल 550 क्षेत्र है। इस कारण ही राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और वन जंतु विहार बनाए गए हैं। भारत में 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान तथा 550 क्या है, अभ्यारण्य वन्य जंतु विहार है। वो स्थानीय संरक्षण क्या होता है, उस स्थानीय इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को उनके प्राकृतिक आवासों से हटाकर प्राणी उद्यानों,
सफारी पार्कों, फील्ड बैंक, वनस्पति उद्यान और क्रायो प्रिवर्जनसन द्वारा रखा जाता है। ठीक। अगला प्रश्न यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये मैं बता भी था, ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले 1984 में एलेक्स जेफरी ने बताया था। इस तकनीकी को डीएनए टाइपिंग भी कहा जाता है। डीएनए का लगभग 99% भाग सभी जीव में समान होता है। अंतिम का 1% भाग क्या होता है, भिन्न होता है, जिसके द्वारा उसकी पहचान की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए रुधिर, लार, बार, रेजर, दंत ब्रश, त्वचा, हड्डी, शुक्राणु आदि से डीएनए प्राप्त करते हैं। इन सब की सहायता से दो व्यक्तियों के डीएनए की तुलना की जाती है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अणुओं के क्रम की समानता के आधार पर दो व्यक्तियों के डीएनए की समानता देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के क्या क्या उपयोग किए जाते हैं? यह न्यायालयी पहचान जैसे हत्या, बलात्कार एवं अन्य अपराधों की निर्धारण में सहायक है और पैतृक परीक्षण में क्या करता है, मदद करता है, और विलुप्त होने वाले जंतुओं को संरक्षित करने में भी क्या करता है, बहुत ही हेल्प करता है। ठीक। अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखिएगा क्या यहाँ पे, मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी लिखिए। सर, मानव स्वास्थ्य और रोग क्या होता है, ध्यान देना, इसी में दोनों की परिभाषा मिलेगी। जब मानव शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शारीरिक मतलब शरीर से, मानसिक मतलब सोच से, सामाजिक मतलब हमारा समाज में कैसा व्यवहार है, रूप से स्वस्थ होता है, तब इसे स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। परंतु जब शरीर में किसी तरह का सामाजिक, मानसिक, शारीरिक विकार या पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, तो इसे रोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात जब शरीर के सामान्य प्रकारों में गतिरोध उत्पन्न होता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं, डिसीज कहते हैं, मतलब रोग कहते हैं। रोग के कारक को रोग कारक या रोगजनक या रोगाणु भी हम लोग कहते हैं। ठीक। और रोग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले जन्मजात या वंशागत रोग, अर्थात जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, जैसे हीमोफीलिया, वढ़ांधता, गात्र कोशिका रक्तता, रक्त अल्पता, ये क्या होते हैं, जन्मजात या वंशागत रोग होते हैं। और उपार्जित रोग क्या होते हैं, ये रोग जन्म के बाद विभिन्न कारणों से होते हैं, जैसे कुपोषण संबंधित, हाँ, रतौंधी, स्कर्वी एवं कैंसर व्यसन, हाँ, अर्थराइटिस, एलर्जी आदि उपार्जित रोगों के मतलब होते हैं। और उपार्जित रोग कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, संक्रामक और असंक्रामक, मतलब कि गैर संक्रामक रोग। अगला यहाँ पे प्रश्न है, क्या यहाँ पे, सूक्ष्म जीव के औषधि उपयोग के का वर्णन के, मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं इनका औषधि उपयोग में कैसे यूज किया जाता है, मतलब औषधियां बनाने में कैसे इनका उपयोग करते हैं। तो औषधि के रूप में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किस प्रकार से होता है, ये यहाँ पे बताया गया है, देखते हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगजनक कई रोगों का कारण बनते हैं, पर यही सूक्ष्म जीव रोग निवारक का भी कार्य करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य करते हुए पेनिसिलिनियम नोटेटम नामक मोल्ड से प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया। और पेनिसिलिन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने में क्या करता है, सक्षम होता है। जब हमें चोट लग जाता है तो कहते हैं ना भैया, पेनिसिलिन लगा लीजिए। अब पेपर में आता है कि दो प्रतिजैविक लिखिए जो कि सूक्ष्म जीवों से बनाए जाते हैं। तो प्रतिजैविक कौन कौन सा देखिएगा यहाँ पे, टेट्रामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन और पेनिसिलिन। जो टेट्रामाइसिन प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है, यह किस जीव से बनाया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस राइमोसोस राइमोसम। टेट्रासाइक्लिन किससे बनाया जाता है, स्ट्रेप्टोकोकस आरियो फैंसियस से बनाया जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन किससे बनाया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस से बनता है। नियोमाइसिन स्टेफेंडी से। पेंसिलिन पेंसिलिनियम नोटेटम आदि से बनाया जाता है। ठीक। चलिए, उसके बाद यहाँ पे लघु उत्तरी नहीं भैया, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न कर लो। ये क्या कर लो, दीर्घ उत्तरी प्रश्न कर लो। क्या प्रश्न है यहाँ पे, डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। तो डीएनए और वाटसन का क्रिक मॉडल भैया यहाँ पे बनाया गया है। 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलिन मॉडल की को प्रस्तुत किया और डीएनए के विभिन्न लक्षणों का उल्लेख किया। ये खूब आता है पेपर में, स्टार पॉइंट डालो या कुछ भी डालो, हमें नहीं सुनना। आपको ये रट्टा होना चाहिए और ये बना होना चाहिए भी, मैं आपको दे दूंगा
तो आप बना लेना। इंग्लिश में आपको समझा दे रहा हूँ, इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। देखिएगा, ये क्या हमारा एडेनिन है, ये थायमिन है, ये क्या है ग्वानिन है, ये क्या है साइटोसिन है। हाँ, ये देखिए जहाँ पे ए लिखा है ये क्या है एडेनिन, जहाँ पे टी लिखा है क्या है थायमिन, जहाँ पे सी लिखा है क्या है साइटोसिन, जहाँ पे जी लिखा है क्या है ग्वानिन। अब गुरुदेव कहेंगे कि ये कलर, तो मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दीजिए, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर दीजिए। हाँ, साइटोसिन को ऐसे 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 कर दीजिए। हाँ, अब मान लो ग्वानिन है तो आप ऐसे ऐसे सीधा सीधा कर दीजिए, काम खत्म हुआ। अब इसको रटिए, नहीं याद हो रहा है हमें नहीं सुनना, आपको बस रटना है, ये रटा होना चाहिए। द्विकुंडली डीएनए संरचना की विशेषताएं निम्नलिखित है, किसके द्वारा, वाटसन और क्रिक द्वारा। ये रटा होना चाहिए आपको, चाहे जो करिए। आज इसको रटिए, फिर सोइएगा, हमें कुछ भी नहीं सुनना, बस आपको रटा होना चाहिए। डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड से निर्मित होता है, किसके अनुसार, वाटसन और क्रिक के अनुसार। ये बोलें कि डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइडों से निर्मित होता है, बना होता है, जिनके आधार पर शर्करा एवं फास्फेट मूलक जुड़े जुड़े होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार पार्श्व भाग में क्या होता है, स्थित होते हैं। अगला पॉइंट में, इसमें दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित एवं एक दूसरे की समांतर होती है, और एक श्रृंखला 5 स्टैंडर्ड टू 3 स्टैंडर्ड, 5 स्टैंडर्ड से 3 स्टैंडर्ड, ये जहां लिखा रहे ऊपर इसको स्टैंडर्ड बोलते हैं, ठीक। और दूसरी श्रृंखला 3 स्टैंडर्ड टू 5 होती है। पहली 5 से 3 जा रही है, दूसरी 3 से 5 जा रही है, काम खत्म। उसके बाद अगला पॉइंट में क्या लिखेंगे, दोनों रज्जुकों के क्षार हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं, एक प्यूरिन क्षार एडिनिन तथा एक पिरिमिडिन क्षार थाइमिन से द्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। और इसी तरह प्यूरिन क्षार बोले तो ग्वानिन और पिरिमिडिन क्षार को साइटोसिन से त्रिक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार यूरेसिल का अभाव होता है, और आरएनए श्रृंखला में एडेनिन से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एडेनिन थाइमिन से डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल लगाइए, ये मिस्टेक है यहाँ पे, ये ट्रिपल बॉन्ड। क्षार युग्म डीएनए की श्रृंखला में शर्करा एवं फास्फेट मूलक से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये 3 लाइन मानना, ये 3 बॉन्ड है, ध्यान देना, ठीक है ना। अगला, एक कुंडलिकार रचना का पूर्ण खंड 34 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होता है, तथा एक बेस पेयर क्षार युग्म एक दूसरे से 3.4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर होता है। ध्यान देना, एक कुंडलिकार संरचना का पूरा खंड, जो डीएनए की पूरी संरचना होती है, वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है, और एक दूसरे से एक बेस पेयर जो जुड़े होते हैं वो 3.4 होती है। एक पूर्ण चक्र में 10 क्षार युग्म स्थित होते हैं, और डीएनए का व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है, काम खत्म। और ये रहा भैया चित्र, ये क्या रहा, चित्र रहा। देखिए यहाँ पे देखिए, ये पूरा कितना होता है, ये पूरा होता है 34 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है 34 एंगस्ट्रॉम, देखो ठीक। और एक से एक के बीच की दूरी कितना होता है, 3.4 होता है। इसका पूरा व्यास कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम होता है। सेंट्रल से ये कितना जाता है सर, 10 एंगस्ट्रॉम जाता है। हालांकि इतना नहीं आता, बस फिगर बना दें, काम खत्म। तो ये रहा भैया आपका पेपर, इसका पीडीएफ अभी मैं आपको अपलोड कर दूंगा क्लास के बाद, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक। और रटते चले जाइए। सावन कह रहे हैं कि किस काम में आता है, रटो भैया, ये पेपर में नहीं आएगा। हाँ हाँ, अपना देख लेना। निमाइसिन का, हाँ ठीक है। हम्म, सावन सही कह रहे हो, चलिए। तो यहाँ पे किसी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यहाँ पे हमारा सेट 3 आज खत्म होता है, ठीक है ना। अब सेट 4 हम 8 सेट आपको देंगे, तगड़े वाले, टेंशन ना लो, बस इतना सफिशियंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। और किसी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स पूछ लीजिए। अब कल हमारी 9 बजे क्लास रहेगी, आप लोग जुड़िएगा कल 9 बजे। और कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी हम साथ में, आपके पास नंबर भी है, स्क्रीन पर चल रहा है व्हाट्सएप, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और हाँ, एप्लीकेशन को रेटिंग जरूर करिए गूगल प्ले स्टोर से जाके, टेंशन ना लो, ये सी हम आपके साथ है, मैं पूरा पढ़ा दूंगा। और हर एक सेट रट लेना, इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, इसको रट लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।